Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Nobel Prize in Medicine, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. सबसे पहले देखते हैं करंट न्यूज़ आर्टिकल क्या है. So the current news article says that the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been jointly given to these three scientists, Harvey J. Alter, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस. अब इन तीनों का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम आप इतना याद रखो कि इन तीनों को नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इसलिए दिया गया है बिकॉज दे डिस्कवर्ड हेपेटाइटिस सी वायरस. तो इस हेपेटाइटिस सी वायरस का पता ही नहीं था लोगों को, और इस कारण से कई सारे लोगों की डेथ हो जाती थी 1970s. तो उस टाइम में हार्वी जे ऑल्टर ने इस वायरस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया. कई सारे ऐसे लोग थे जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती थी. आपको पता है कि हेपेटाइटिस वायरसेस के कारण लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है. तो उस टाइम में 1970s में पीपल न्यू, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स न्यू अबाउट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी. बट सो मैनी पेशेंट्स वे देयर जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती थी, लीवर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती थी, और उनमें ना ही हेपेटाइटिस ए वायरस मिलता था ना ही हेपेटाइटिस बी वायरस मिलता था. तो फिर हार्वे जे ऑल्टर साहब ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, स्टडी चालू की विथ हिज टीम, और इनके टीम मेंबर्स थे ये बाकी दोनों. और फिर इन्होंने ढूंढ करके निकाला कि एक तीसरे तरह का वायरस है जिसको इन्होंने फिर नाम दिया हेपेटाइटिस सी, और ये हेपेटाइटिस सी भी लीवर को डैमेज करता है. और फिर जब एक बार हेपेटाइटिस सी वायरस वाज आइडेंटिफाइड, देन द ट्रीटमेंट ऑल्सो फॉर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन वाज फाइंड. तो एक बार हेपेटाइटिस के बारे में समझ लेते हैं कितने तरह के वायरस होते हैं. आज के टाइम में टोटल 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस पता चल चुके हैं. जब ये डिस्कवरी हुई उस टाइम तक बस दुनिया में लोग 2 हेपेटाइटिस वायरस को जानते थे, हेपेटाइटिस वायरस ए एंड बी. फिर सी को आइडेंटिफाई किया गया जिसके कारण आज नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया, और उसके अलावा डी और ई हेपेटाइटिस वायरस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं. देखो, हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर. लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस डिजीज. और हेपेटाइटिस डिजीज़ के कारण के पीछे के जो कारण है वो हैं ये 5 तरह के वायरस. आइदर ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए वायरस, ई, बी, सी, डी और ई, इनमें से कोई भी अगर वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लीवर. अब जरा देखते हैं कि अलग अलग वायरस किस तरीके से हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं. जो हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस है, दैट अटैक्स आवर बॉडी थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड. तो अगर हम ढंग से खाना खाने से पहले हाथ ना धोएं या कोई गंदा पानी पी लें तो हमें हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस का अटैक हो सकता है. हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ऑफ अदर पर्सन, या किसी दूसरे के ब्लड के कारण हो सकता है. अगर हमारे बॉडी के अंदर वो चले जाए तो गलत ट्रांसफ्यूजन होने के कारण, या फिर किसी दूसरे का स्वेट अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है. सो हेपेटाइटिस बी एंड सी इज बिकॉज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड और स्वेट. हेपेटाइटिस डी हैपन्स टू दोज पीपल हु आर ऑलरेडी अफेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी. तो जिनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो जाता है उनके ऊपर एक और ज़्यादा डेंजरस तरह का हेपेटाइटिस वायरस जो है हेपेटाइटिस डी अटैक कर सकता है. तो इस तरीके से हेपेटाइटिस डी अपने आप में अटैक नहीं करेगा इंडिपेंडेंट तरीके से, लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फिर एक चांस रहता है, एक थ्रेट बना रहता है कि हेपेटाइटिस डी का अटैक भी और हो सकता है. हेपेटाइटिस डी इज़ वेरी डेडली. इसके हो जाने के बाद फिर रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. देखो, हेपेटाइटिस ए और बी का इलाज पॉसिबल है, इसका वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है, लेकिन बाकी सबका वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. सी, डी, ई का वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ. अगर ए और ई की बात की जाए, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई की बात की जाए, तो ये कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं. 1-2 दिनों तक ज़रूर प्रॉब्लम रहता है फूड पॉइजनिंग का, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम फिर रिजॉल्व हो जाता है. लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो बॉडी फ्लूइड के कारण होते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी को
ठीक करने के लिए, इससे इन्फेक्टेड पेशेंट को ठीक करने के लिए अब मेडिसिन से डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हेपेटाइटिस डी के लिए अभी तक कोई भी इफेक्टिव ना वैक्सीन है ना कोई मेडिसिन है, और ये जल्दी ठीक भी नहीं होता है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स या इन्फॉर्मेशंस भी दे रखे हैं। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग आपको थोड़ा और डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स का थोड़ा स्टैंडर्ड, क्वेश्चंस पूछने का स्टैंडर्ड काफ़ी टफ हो गया है। आपने हाल फिलहाल में यूपीएससी पेपर भी देखा होगा। तो अब जब एग्ज़ाम में काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थोड़ा और डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस करेंगे। सो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी देते रहेंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about promotion of cultural ties with Myanmar, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। कल ही हमने बताया था कि इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्ष श्रृंगला एंड आर्मी चीफ मिस्टर एम नरवणे आर ऑन विजिट टू म्यांमार। तो ये लोग म्यांमार विजिट कर रहे हैं एज अ डिप्लोमेट फ्रॉम इंडियन साइड, और अपने इस विजिट में इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स या अग्रीमेंट साइन किए हैं म्यांमार गवर्नमेंट के साथ। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन दिस विजिट, उनको ज़रा देखते हैं। द फर्स्ट इज़ इंडिया विल ग्रांट $2 million टू म्यांमार इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ब्रिज एट बॉर्डर हाट एट सरसीचक। तो ये देखो, ये अगर आप देखो, ये चिन स्टेट है, चिन प्रोविंस है म्यांमार का। ये जो चिन प्रोविंस है म्यांमार का, वो मिजोरम स्टेट के साथ, म्यांमार का चिन प्रोविंस और मिजोरम प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ पे एक बॉर्डर हाट है। बॉर्डर हाट आई होप आप सब समझते होंगे, जहाँ पे लोकल लोग सप्ताह में एक बार ट्रेड कर सकते हैं। मिजोरम के लोग अपना सामान म्यांमार में बेच सकते हैं, और यहाँ चिन स्टेट ऑफ मिजोरम के म्यांमार के लोग अपना सामान इंडिया में बेच सकते हैं। तो लोकल ट्रेड होता रहता है बॉर्डर हाट में, लोकल इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलता है इन द बॉर्डर एरिया। तो इस तरह का एक बॉर्डर हाट है इस रीजन में। इस बॉर्डर हाट का नाम है सरसीचक बॉर्डर हाट, और इस सरसीचक बॉर्डर हाट में एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज बनाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाए इन दिस रीजन, और ये जो बॉर्डर हाट का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से प्रैक्टिस की जाए। सो अ $2 million ग्रांट विल बी गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू म्यांमार गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ब्रिज इन दिस सरसीचक बॉर्डर हाट रीजन दैट इज बिटवीन मिजोरम प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड चिन प्रोविंस ऑफ म्यांमार इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज द लोकल ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर हाट इन द रीजन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है दैट मांडले, आपको पता है मांडले एक इम्पॉर्टेंट सिटी है म्यांमार का। कल ही हमने देखा था कि यहाँ से वो IMT ट्राइलेटरल हाईवे भी गुजरेगा। तो मांडले शहर में लोकमान्य तिलक का एक स्कल्पचर बनाया जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर बनाया जाएगा। ये भी डिसीजन लिया गया इस मीट में। तो आखिर समझते हैं कि आखिर लोकमान्य तिलक का, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का मांडले से क्या रिलेशन है और क्यों वहाँ पे उनका एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर बनाया जा रहा है। तो हमको एक बात जाननी है कि ये जो 2020 है, ये जो साल है 2020, ये इस साल बाल गंगाधर तिलक की 100th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ऑब्जर्व की जा रही है। बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हुआ था ऑन 1 अगस्त 1920, और अब उनके डेथ के 100 साल पूरे हो गए। इस ओकेजन पे वी आर नाउ रिमेंबरिंग कॉमेमोरेटिंग बाल गंगाधर तिलक, और इसी दरमियान इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, अ स्कल्पचर विल बी क्रिएटेड इन मांडले सिटी ऑफ म्यांमार। तो आखिर समझते हैं कि आखिर तिलक का क्या स्पेशल कनेक्शन था मांडले सिटी से, म्यांमार के मांडले सिटी से। What special connection तिलक had with मांडले ऑफ म्यांमार। देखो, इसके लिए थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में, जो उनकी मराठी न्यूज़पेपर थी, आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी के 2 न्यूज़पेपर वो छापते थे, केसरी और महारट्टा। केसरी वो छापते थे मराठी में, और इस केसरी न्यूज़पेपर में बाल गंगाधर तिलक जी ने 12 मई 1908 को एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उस आर्टिकल का टाइटल था द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून, और इस आर्टिकल में उन्होंने अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भरपूर क्रिटिसाइज़ किया था।
for their failure in containing plague, and then therefore their failure in their efforts in promoting communalism in India. तो कम्युनलिज्म के लिए या प्लेग को रोकने में उनके फेलियर के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने इस आर्टिकल द कंट्रीज मिसफॉर्चून में भरपूर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था, और इस कारण से उनके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 124A। आज भी ये सेक्शन 124A हमारे आईपीसी में है, और जिसको आज भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज भी सरकार जब भी ये आईपीसी के सेक्शन 124A का इस्तेमाल करती है और सेडिशन चार्ज इम्पोज करती है, तो आज भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वही सेक्शन 124A तिलक जी के अगेंस्ट लगाया गया था, और फिर बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल और बाल गंगाधर तिलक को 1908 में मांडले जेल में भेज दिया गया था ऑफ म्यांमार, और वो मांडले जेल में 6 सालों के लिए रहे इन म्यांमार फ्रॉम 1908 टू 1914। और इसी दौरान ड्यूरिंग हिज स्टे एट मांडले जेल इन म्यांमार फॉर 6 years फ्रॉम 1908 टू 1914, he wrote a book Gita Rahasya. Gita Rahasya is a comprehensive description of Bhagavad Gita. So this question can be directly asked in your UPSC or APSC prelims, that Gita Rahasya was written by. Answer will be of course Bal Gangadhar Tilak. सो अब ज़रा समझते हैं इसी आर्टिकल में। ये देखो, दो चीज़ें तो जो फाइनलाइज़ की गई हैं हाल फिलहाल में वो हमने देख लिया। एक तो बॉर्डर रीजन में, बॉर्डर हार्ट रीजन में ब्रिज बनाया जाएगा विथ अ ग्रांट ऑफ $2 million, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी का एक स्कल्पचर बनाया जाएगा इन मांडले सिटी। उसके अलावा इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट that was successfully concluded between Indian and Myanmar government in 2018 itself। तो ये अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट अभी डिस्कस किया जा रहा है। दिस अग्रीमेंट वाज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड इन 2018, लेकिन चूंकि इसको मेंशन किया गया है इन दिस आर्टिकल, तो इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। देखो, ये जो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट है जो 2018 में साइन किया गया था, इसके हिसाब से कोई भी इंसान, ये जो 2 लैंड बॉर्डर एरिया है, ये मोरे वाला एरिया है इंडिया का, या जो खावतर एरिया है, मोरे इज़ इन मणिपुर एंड जो खावतर इज़ इन मिजोरम, इस एरिया में आप लैंड के थ्रू बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, आपके पास प्रॉपर वीज़ा है म्यांमार का, तो आप लैंड के थ्रू इस जो खवातर एरिया से, इस बॉर्डर एरिया से आप क्रॉस करके म्यांमार जा सकते हैं। सिमिलरली थ्रू लैंड यू कैन क्रॉस दिस मोरे रीजन एंड एंटर इनटू म्यांमार। लाइकवाइज यू कैन कम फ्रॉम म्यांमार इनटू इंडिया by using these two land border areas if you have proper valid documents। और ये अलाउ किया गया है after this land border crossing agreement was signed between India and Myanmar in 2018। The next article is taken from National segment. It is about Madhya Pradesh claim on Basmati rice GI tag। This topic is important from our syllabus, paper 3 Indian polity point of view, especially the subtopic statutory bodies। तो ज़रा समझते हैं बासमती राइस के बारे में। पिछले मंथ भी मैंने एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि बासमती राइस इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग ग्रेन एंड एरोमेटिक नेचर। तो इसके लंबे दाने होते हैं और इसमें से एक अजीब अच्छी तरह की खुशबू भी आती है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फूडिंग ट्रेडिशन। जो एरिया जो बासमती राइस प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं वो है इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो ये वाला एरिया जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, दैट इज़ नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस। स्पेशली जो 7 स्टेट्स हैं अक्रॉस इंडिया, दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बासमती राइस। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन 7 स्टेट्स के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन 7 स्टेट्स के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में बासमती राइस जो उगाई जाती है उसको जीआई टैग दिया गया है। आई होप आपको जीआई टैग का तो मतलब पता ही है। वेन एवर अ प्रोडक्ट इज गिवन जीआई टैग, दैट इंडिकेट्स दैट दिस प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया ओनली एंड इट हैज़ सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट। अगर लिखा गया है बासमती राइस, इसका मतलब ये है, अगर कोई भी प्रोडक्ट लिखता है कि वो बासमती राइस है और उस पर जीआई टैग लगा, इसका मतलब ये है कि वो इन 26 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट से प्रोड्यूस हुआ है और उसके अंदर ये सब फीचर्स होंगे। उसका लॉन्ग ग्रेन होगा और एरोमेटिक नेचर होगा। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश के अंदर भी बासमती राइस उगाई जाती है काफ़ी लंबे समय से, और मध्य प्रदेश का जो राइस है उसमें भी वो सारे फीचर्स पाए जाते हैं। लंबा ग्रेन होता है, एरोमेटिक नेचर होता है, और इस कारण से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू गेट जीआई टैग फॉर इट्स ओन राइस एज वेल।
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस डिमांड को, इस प्रपोजल को जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया। मध्य प्रदेश, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको जीआई टैग चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो यू हैव टू रजिस्टर एट जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री ऑफिस। तो जब इन्होंने रजिस्टर किया एट जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री ऑफिस तो रिजेक्ट हो गया, ये मध्य प्रदेश सरकार के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके खिलाफ इन्होंने अपील किया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एक स्पेशल बॉडी है। अगर आपने मान लो किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक रिक्वेस्ट डाला है, आपने प्रपोजल डाला है कि मुझे ये पेटेंट चाहिए, मुझे ये जीआई चाहिए, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है देन यू कैन अपील अगेंस्ट दैट डिसीजन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड कि मेरा ये जो प्रपोजल था इसको अनड्यू तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, अनफेयर तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। सो दिस इज एन appeal body. There you can appeal against any decision taken by the intellectual property boards. सो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इस क्लेम को टू गिव जीआई टैग टू बासमती रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वेंट टू मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। देन नाउ द करंट न्यूज इज दैट द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट जीआई टैग फॉर इट्स ओन बासमती राइस। लेकिन इसके बासमती राइस को अभी तक जीआई टैग मिला नहीं है। तो अब जरा समझते हैं, जब देखो मध्य प्रदेश की बासमती राइस और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन की बासमती राइस है, दोनों का नेचर एक जैसा है, दिखते एक जैसे हैं, फीचर एक जैसा है, तो आखिर फिर मध्य प्रदेश की बासमती राइस को क्यों जीआई टैग नहीं दिया जा रहा है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। The physical characteristics of Madhya Pradesh basmati rice is very much similar to the Indo-Gangetic plain of basmati rice. Then why, on what ground the claim of Madhya Pradesh government is being rejected? तो जरा समझते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिजेक्शन। देखो, अगर WTO के अंदर बात की जाए ट्रिप्स की, आपको आई होप अब तक तो पता चल ही गया होगा, कई दफ़ा मैंने बता दिया है। ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट एट WTO। इट स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जाता है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कौन कौन से केसेस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दी जा सकती है। और इस ट्रिप्स एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है दैट द फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट इनफ फॉर अ प्रोडक्ट टू अर्न जीआई टैग। सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट हो जाने से किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये बासमती राइस हम किसी असम के अंदर, अपने स्टेट के अंदर ये बासमती राइस उगाने लगे, तो अगर ये सेम नेचर का भी अगर हम उगा रहे हैं, सेम फिजिकल एट्रीब्यूट भी है, तब भी वी कैन नॉट क्लेम दैट इट इज़ बासमती राइस। फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट इनफ, अगर बिल्कुल सेम है तब भी ये काफ़ी नहीं है। तो ज़रा देखते हैं कि आखिर कौन से ग्राउंड पे जीआई टैग मिलता है। सो एज पर गुड्स Registration and Protection Act in 2003, reputation to a geographical area is the central to the recognition of GI product. Reputation to a geographical area, समझो इस बात को। फिजिकल एट्रीब्यूट तो होनी ही चाहिए, लंबा दाना होना ही चाहिए, लॉन्ग ग्रेन होना ही चाहिए, एरोमेटिक नेचर होना ही चाहिए, उसमें से अच्छी खुशबू आनी चाहिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया से आना चाहिए। द रेपुटेशन टू अ जोग्राफिकल एरिया इज सेंट्रल। जैसे पुराने ज़माने से माना जा रहा है, मैं अब दूसरा एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ कि बनारसी साड़ी बहुत अच्छी होती है, तो अब वही क्वालिटी की साड़ी आप कहीं और बनाने लगे, आप जम्मू कश्मीर में बनाने लगे सेम क्वालिटी, तो आप नहीं कह सकते कि ये बनारसी साड़ी है, क्योंकि क्वालिटी तो वो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जिस एरिया के लिए वो जाना जाता है वो एरिया में भी उसको प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब द जोग्राफिकल एरिया इज द सेंट्रल थीम। दो रिक्वायरमेंट है, पहला रिक्वायरमेंट है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स वैसी होनी चाहिए। अगर आपको बनारसी साड़ी कहनी जानी है तो बनारसी साड़ी का जो फीचर होता है वो आपके साड़ी में होना चाहिए। दूसरा, इट शुड कम फ्रॉम बनारस इटसेल्फ, और जो दूसरा क्राइटेरिया है दैट इट शुड कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर रेप्यूटेड जोग्राफिकल एरिया, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज द सेंट्रल थीम। रेपुटेशन टू अ जोग्राफिकल एरिया इज सेंट्रल। तो इस केस में भी अगर मध्य प्रदेश बासमती राइस बना रहा है दैट इज नॉट इनफ। सेम क्वालिटी है, इट्स ओके, बट इट मस्ट कम फ्रॉम इंडो गैंजेटिक प्लेन एरिया, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन को ही जाना जाता है फॉर बासमती राइस। मध्य प्रदेश के अंदर तो बासमती राइस हार्डली 50-60 सालों से उगाया जा रहा है, उसके पहले नहीं उगाया जाता था। सो मध्य प्रदेश फॉल्स इन सेंट्रल इंडियन प्लेटू, not in Indo-Gangetic plain, and thus rice coming from Madhya Pradesh cannot be called basmati rice. Basmati has a reputation associated with Indo-Gangetic plain. कहीं भी आप और बासमती उगा लें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कह सकते कि ये बासमती
राइस है. इट मस्ट कम फ्रॉम इंडो गैंजेटिक प्लेन ओनली. आई होप आपको इंडो गैंजेटिक और सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच का अंतर पता होगा. दिस इज द एरिया दैट इज नोन एज इंडो गैंजेटिक प्लेन, मोस्टली क्रिएटेड बाय इंडस एंड गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जबकि ये जो मध्य प्रदेश एरिया दैट मोस्टली लाइज ऑन द सेंट्रल हाईलैंड. अब भले आप जो मध्य प्रदेश का राइस है उसका सारा का सारा फीचर इंडो गैंजेटिक या बासमती राइस से मिलता है, बट स्टिल मध्य प्रदेश बासमती राइस कैन नॉट बी गिवन बासमती राइस GI tag. Please attempt this practice question that is based on this particular topic. The next article is taken from economy segment. It is about monetary policy committee. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. सो इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. देखो, लास्ट मंथ ही ऑन 29 सितंबर न्यूज़पेपर एनालिसिस इन इकोनॉमी सेगमेंट मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे वो काम करती है. ब्रीफली यहाँ रिवाइज करा देता हूँ. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016 बाय अमेंडमेंट इन द RBI एक्ट. और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. 3 मेंबर्स आर फ्रॉम RBI. वन इज़ द RBI गवर्नर हिमसेल्फ, अनदर वन इज़ RBI डेप्टी गवर्नर एंड थर्ड इज़ RBI ऑफिसर. एंड जो बाकी के 3 मेंबर होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये 6 लोगों की जो कमेटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो टाइम टू टाइम हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रिवाइज करती है. और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका टर्म होता है 4 सालों का. और ये न्यूज़ में इसलिए था लास्ट टाइम जब हमने इसको डिस्कस किया था ऑन 29 सितंबर, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे 3, पम्मी दुआ, चेतन घटे एंड रविंद्र ढोलाकिया, इन तीनों का टर्म कंप्लीट हो चुका था. और इस कारण से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू होने वाली थी 1 अक्टूबर को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि जो मेंबर्स थे 3 मेंबर्स अब उनका टर्म ख़त्म हो चुका था, लैप्स हो चुका था. और कोरम थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट करने की मिनिमम 4. तो इस कारण से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू दैट वाज ड्यू ऑन 1 अक्टूबर वाज पोस्टपोन्ड. अब ये करंट न्यूज़ इतना है बस. ये अभी तक तो जो मैंने बताया था वो सब कुछ मैंने 29 सितंबर 2020 वाले एनालिसिस में भी बताया था आपको. आई होप आपको याद भी होगा. अभी करंट न्यूज़ बस इतना है कि भारत सरकार ने 3 अपने नॉमिनीज़ को अपॉइंट कर दिया है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट साइड. सो द नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अगेन कंप्लीट. जो 3 लोग रिटायर हुए थे जिनका पीरियड लैप्स हुआ था उनके जगह पे 3 लोगों को रिप्लेस कर दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो 3 न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स आर आसिमा गोयल, she is one of the member of Prime Minister's Economic Advisory Council, Sasank Bhire, a senior advisor of National Council of Applied Economic Research, and Jayant Verma, a professor at IIM अहमदाबाद. पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है बट मोटा मोटा इनका नाम याद रखो. आसिमा गोयल, शशांक भिरे एंड जयंत वर्मा, 3 इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC prelims, we'll cover topic number 79 to 82. Topic number 79 is World Food Prize. Indo-American scientist Dr. Ratan Lal won World Food Prize 2020 for his research in the field of soil. World Food Prize was constituted in 1987 by Dr. Norman Borlaug, who is also known for as a winner of Nobel Peace Prize. In 1987, the first winner of World Food प्राइज वॉज डॉक्टर MS स्वामीनाथन. आपको पता होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. 2 years later in 1989 वर्ल्ड फूड प्राइज वॉज गिवन टू वर्गीस कुरियन हु इज़ नोन फॉर वाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया. और इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्गीस कुरियन, Operation Flood or White Revolution. Please attempt this practice question that is based on topic number 79. Topic number 80 is about Dehing Patkai Wildlife Sanctuary. Dehing Patkai Wildlife Sanctuary is in Dibrugarh and Tinsukia district of Assam. Its total area is 111.92 km square. Dehing Patkai Wildlife Sanctuary is also known as Jaipur Rainforest. Why it was in news? Because the Assam government has decided to upgrade Dehing Patkai Wildlife Sanctuary into a national park. Post upgradation, Dehing Patkai will be the 6th national park in Assam. The other 5 are Kaziranga, Nameri, Manas, Dibru-Sakhova, and Rajiv Gandhi Orang National Park. Topic number 81 is Sesnag. Sesnag is the longest train of Indian Railway. Its length is 2.8 km and it is a freight train. Please attempt this question that is based on topic number 81. This is the answer of question number 76 to 78 that we had given in yesterday's newspaper analysis.
Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. दिस वाज रिगार्डिंग एक्सट्राडिशन ट्रीटी ऑफ इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. इंडिया का एक्सट्राडिशन ट्रीटी यूएस और रसिया के साथ है, बट इट इज़ नॉट विथ चाइना एंड म्यांमार. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली. दूसरा क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच. तो मोरे तो आपको पता है, इट इज़ इन इंडिया इन मणिपुर. माई सॉट इज़ in Thailand, so this is correctly matched. But Mandalay again, it is in Myanmar, not in India. So the correct answer will be option C 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.